को आसान बनाने के लिए मैं आ गई हूँ फिर से। स्वागत है आपका लैंग्वेज फैक्ट्स में। तो आज हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज़ क्या काम करती हैं? जो हम डिटर्मिनेंट्स को, कई कॉम्प्लेक्स डिटर्मिनेंट्स होते हैं, बहुत लेंदी होते हैं, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ उन्हें थोड़ा छोटा कर देंगी। वो स्टेप्स जो हम इतने लंबे लंबे कर रहे हैं उनको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देंगी, छोटा कर देंगे, ईजी कर देंगे। इसलिए हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ़ इट्स रो और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। इसका मतलब क्या हुआ? ये कोई भी एक डिटर्मिनेंट है ए, ये कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अगर मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया ट्रांसपोज, तो इस प्रॉपर्टी में क्या बोला है कि जब हमने रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज। मतलब जो ए डिटर्मिनेंट है वो उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। इफ़ एनी टू रोज ऑफ द डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। ये क्या बात हुई कि जैसे हमारी ए डिटर्मिनेंट है, ये ए डिटर्मिनेंट है, तो हमने अगर फर्स्ट टू रोज या कोई भी दो रो को या दो कॉलम को, रो और कॉलम भी आएगा यहाँ पर, कि जैसे मैंने फर्स्ट और थर्ड को ही कर दिया चेंज, या सेकंड या थर्ड को कर दिया, मैंने फर्स्ट एज इट इज़ रखा, मैंने इन दो को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, फर्स्ट का डिटर्मिनेंट उसके नेगेटिव के होगा सेकंड वाले से, ठीक है। इसको वेरीफाई भी करके देख लेते हैं, ऐसे हमें यकीन नहीं होता, हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, वेरीफाई करके देखते हैं। मैं इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करके दिखा रही हूँ। एक्सपेंड कॉलम 1, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 2 है, हमने रोज और उसकी कॉलम्स को हाइड कर दिया और ये बच गया हमारे साथ। यहाँ पे मैं ऑलरेडी नेगेटिव ले रही हूँ क्योंकि यहाँ 2 प्लस में है और ये 6 माइनस में है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था ये कि कैसे ये माइनस में है और कैसे ये प्लस में है, तो आपको अब समझ आ ही गया होगा। तो मैं इसको डायरेक्टली नेगेटिव में ही ले रही हूँ। अब डिटर्मिनेंट्स आपको अच्छे से आ ही गए होंगे, पिछले लेक्चर में प्रैक्टिस की थी हमने और आपने घर पे भी की होगी, नहीं की हो तो ज़रूर कर लो, इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों की भी यही कैलकुलेशन आई होगी, है ना? तो मेरा ना इससे -28 आया आंसर, ठीक है। तो अब मैं ना पहले रो और कॉलम को इंटरचेंज करके देख लेती हूँ, देन देख लेती हूँ क्या आंसर आता है, देन हमें वेरीफाई भी हो जाएगा। अब जैसे मैंने फर्स्ट और थर्ड रो को हमने इंटरचेंज कर दिया, तो देख लेते हैं क्या आंसर आता है। ये लिख लिया मैंने। देन अब हम इसको फिर से मैं फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर लेती हूँ।
समझ आ रहा है ना आप सबको? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 माइनस 6 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 20, 12 माइनस 6 4 जा 24 प्लस 40, ये 28 आ गया। ये 28, ये माइनस 28। आपको वेरीफाई अपने आप ही हो गया होगा कि जो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी वो सही है हमारी बिल्कुल। तो यहाँ पे साइन इंटरचेंज हुए हैं। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम, प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलती है इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। मतलब जैसे ये मेरे पास ए डिटर्मिनेंट है, इफ़ मेरी 2 रोज़ या 2 कॉलम भी हो सकते हैं, मैंने रो का एग्जांपल दिया, आपका कॉलम का भी हो सकता है, 2 रो आइडेंटिकल हैं, देन इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम तो इसका डिटर्मिनेंट होगा 0, इसका डिटर्मिनेंट होगा 0। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ द रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k देन द वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय k। ठीक है। हमने एक मैट्रिक्स में पढ़ा था, जैसे मैं ए मैट्रिक्स बनाती हूँ आपको, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है। इसमें हमने बाहर के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया था, तो मैट्रिक्स में क्या होता था, सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा वो जो हमने कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया। लेकिन डिटर्मिनेंट्स में होगा, अगर मैंने कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है तो मैं एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। अगर मुझे के को फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करना है ना तो मैं कर सकती हूँ इंडिविजुअल, और बाकी दोनों रो सेम रहेंगी। सॉरी, ये डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे ये नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे लाइन्स ही आएंगी, मेरे से गलती से बन गया, यहाँ पे लाइन्स ही आएंगे, डिटर्मिनेंट है। सो हम डिटर्मिनेंट्स में इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देखा, इसमें प्रॉपर्टी क्या बोल रही है हमारी कि अब हमारा कोई भी ए डिटर्मिनेंट है, ये कोई भी A1 डिटर्मिनेंट है और इसको मैंने k से मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ पे फर्स्ट रो को मैंने k से मल्टीप्लाई कर दिया था, देन ए डिटर्मिनेंट होगा k टाइम्स ऑफ A1। जो ए डिटर्मिनेंट होगा वो होगा k टाइम्स ऑफ A1। इसको समझ के देखते हैं अब हम कि जैसे मैंने ना इसमें हमने पिछले में देखा था, जो ए डिटर्मिनेंट हमने लिया था k टाइम्स वाला, हम उसका डिटर्मिनेंट अगर निकाल के देखें तो सेम आएगा ए वाले की तरह। कैसे? जैसे मैं अगर A1 का डिटर्मिनेंट निकाल के देखती हूँ, ये मेरा A1 है, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल रही हूँ फ्रॉम कॉलम 1 के साथ निकाल लेते हैं, तो B2 B3 C2 C3 माइनस A2 A3 C2 C3 प्लस A2 A3 B2 B3। ठीक है। B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1
A2B3 माइनस A3B2। मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रही, यहीं तक छोड़ रही हूँ इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हम के वाले का और देख लेते हैं, जिसको मैंने ये डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया था उसका और निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, इसका ये वाला था, ये वाली मैट्रिक्स थी, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देख लेते हैं। इसका फर्स्ट रो से निकाल के देख लेते हैं, ये इसको भी फर्स्ट कॉलम से निकाल के देख सकते हैं हम, हमारी मर्जी है, डिटर्मिनेंट हर उसमें सेम ही आता है। तो मैं इसका फर्स्ट रो से निकाल के दिखा रही हूँ आपको, फर्स्ट रो से निकाल रही हूँ कि A1 B2 B3 C2 C3। ठीक है, समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? प्लस में C1 के A2 B3 माइनस के A3 B2। अब मैं इसमें से और इसमें से के को कॉमन ले सकती हूँ, ले लेती हूँ कि A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस के B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस में के C1 A2 B3 माइनस A3 B2। ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मैं इस सब में से के को कॉमन ले सकती हूँ। अगर मैं इस सब में से के को कॉमन लूँगी तो आप ऊपर वाले से कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो तुम देखोगे सेम डिटर्मिनेंट आ रहा है। देखो B2 C3 माइनस B3 C2, किसी के साथ भी कंपेयर कर लो, हमारा सेम डिटर्मिनेंट आ रहा है। के टाइम्स हो गया वो, मैंने अगर बाहर मैं इसको के को कॉमन ले लूँगी तो वो के टाइम्स बन जाएगा, मतलब A1, ये के टाइम्स ऑफ A1 हो गया, इसका डिटर्मिनेंट के टाइम्स ऑफ A1 हो गया। किसका डिटर्मिनेंट? ए का। अब समझ में आया, वेरीफाई हो गया ये एक तरह से, ये प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। इतनी बड़ी स्टेटमेंट देख के घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है। इसका मतलब क्या है, जैसे मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, कैसी भी हो सकती है डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट है। मतलब टर्म्स में ऐसे प्लस गिवन है, हमारे सम गिवन है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? इसमें एक चीज़ है, इसमें सिर्फ एक रो के साथ या एक कॉलम के साथ हो सकता है, बाकी जो दो रो रह जाएंगी या कॉलम रह जाएंगे वो सेम रहने चाहिए, उसमें प्लस नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअली ले लेंगे हम। ये ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे। अगर हमें कोई इस तरह की मैट्रिक्स गिवन है तो, सॉरी डिटर्मिनेंट गिवन है, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं। ये इस प्रॉपर्टी का मतलब है, ये जो प्रॉपर्टी इतनी बड़ी टर्म थी इसका मतलब ये सिंपल सा है। अब मैंने बोला था ये दोनों हमें एक ही रो में होना चाहिए, एक कॉलम में होना चाहिए, बाकी दोनों एज इट इज़ होने चाहिए, बाकी दोनों नहीं चेंज होने चाहिए, उसमें ऐड होना चाहिए। क्यों बोला था? अब जैसे ये है,
ऐसे है, इसमें दोनों रो सेम है, तो इसके लिए हम अब ये प्रॉब्लम है, इसको हम फिर कैसे सॉल्व करेंगे? इसको फिर ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको एज इट इज ही रखना पड़ेगा हमें। ऐसे, इसको हमें ऐसी इटीज़ ही रखना पड़ेगा। अब इसके आगे हम इसको 2 बार खोल सकते हैं कि B1 करके एक बार, फिर एक बार अल्फ़ा 1 करके, ऐसे इसको हम आगे खोल देंगे। तो हम इसको ऐसे करके सॉल्व करेंगे। हम इसको एज इट इज़, ये नहीं है B1 B2 B3 और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 ऐसे करके नहीं सॉल्व करेंगे, इज़ अ बिग मिस्टेक। इसको ऐसे करके नहीं सॉल्व करना, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये था। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 6th। इतनी बड़ी स्टेटमेंट देख के घबरा मत जाना, बहुत इजी है। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट the equi-multiplies of corresponding elements of other rows are added, then the value of determinant remains the same. That is, the value of determinants remain the same if we apply the operation this. हमने ऑपरेशंस पढ़े थे, हमने उसमें से एक ये ऑपरेशन भी पढ़ा था। तो इसने बोला है अगर हम कोई भी रो या कॉलम पे अगर ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट के आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। करके देख लेते हैं। जैसे मेरे पास है ये A डिटर्मिनेंट, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये कोई भी एक डिटर्मिनेंट है। और ये दूसरा डिटर्मिनेंट जिसमें मैंने कर दिया A1 प्लस C1, मतलब R1 में क्या कर दिया R1 प्लस R3। ऑपरेशंस पढ़े हैं ना, मैट्रिक्स में हमने सीखे थे। नहीं सीखे हो तो वीडियो में जाके देखो, पिछली वीडियोस में। B2 B3 C1 C2 C3। इस प्रॉपर्टी के कहने का क्या मतलब है कि A डिटर्मिनेंट और A1 डिटर्मिनेंट इक्वल होंगे। तो इसने कहा ये डिटर्मिनेंट इक्वल होगा, इसने K टाइम्स कहा था, हमें K टाइम्स ही प्लस करना था। तो इसका हो जाएगा हमारा, हमने पिछली प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमारी कि हम इंडिविजुअली लिख सकते हैं, तो लिख के देख लेते हैं। A1 को B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस में K ऑफ C1 K ऑफ C2 K ऑफ C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। मैं इसमें से K कॉमन ले लूँगी, देन मेरे पास C1 C2 C3 आ जाएगा K कॉमन लेने के बाद। तो मैंने अभी आइडेंटिटी नहीं प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो आइडेंटिकल हो तो वो ज़ीरो हो जाता है, उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो, मतलब ये सारा डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगा। तो यही बच जाएगा और ये हमारा A था, यही A के बराबर था, तो दोनों के डिटर्मिनेंट इक्वल हो गए। तो ये हमारा ऐसे प्रूव हो गया। आज हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज़ देखी है, क्वेश्चंस इससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का आभार।